students, I am Sandeep sir and welcome to Marvelous English classes। आज के इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो कि रेनबो पार्ट 2 का पोएट्री सेक्शन का तीसरा पोम है। ठीक है, जिसका राइटर हैं W.H. ऑडेन। क्या नाम है बच्चों? W.H. ऑडेन। तो आइए देखते हैं कुछ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे निकलेगा कि नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है वो किसकी रचना है। तो आपको बताना होगा कि W.H. ऑडेन का। ठीक है, W.H. ऑडेन का पूरा नाम क्या है? वाइस्टन ह्यूज ऑडेन। याद रखेंगे, वाइस्टन ह्यूज ऑडेन। इनका जन्म जो बाबू कब हुआ था, याद रखेंगे कि इनका बर्थ जो है वो 21 फरवरी 1907 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 21 फरवरी 1907 में इनका जन्म हुआ था। 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी 29 सितंबर 1973 में हुई थी। 29 सितंबर 1973 याद रखेंगे। तो देखिए 3 क्वेश्चन आपका हो गया। पहला क्वेश्चन कि नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट किसने लिखा है? W.H. ऑडेन। ये आएगा एक चैप्टर, ये आएगा एक क्वेश्चन एग्जाम में। दूसरा एक क्वेश्चन हो सकता है कि W.H. ऑडेन का जन्म कब हुआ, W.H. ऑडेन की मृत्यु कब हुई और W.H. ऑडेन का जन्म जो है वो कहाँ हुआ। तो इनका जन्म हुआ था बाबू यॉर्क, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था बच्चों? इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। याद रखेंगे कहाँ जन्म हुआ था? इंग्लैंड में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेकर के चलते हैं इसके बारे में। कह रहा है बाबू कि W.H. ऑडेन जिनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1973 ईस्वी में हुई। हु ओन द पुलिट्जर प्राइज। देखिए कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि इन्हें किस प्राइज से नवाजा गया था। तो देखिए इस कवि को पुलिट्जर प्राइज से नवाजा गया। ध्यान रखेंगे पुलिट्जर प्राइज जो बच्चों अमेरिका में जॉन पुलिट्जर नाम के व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है। यह प्राइज कहाँ दिया जाता है बच्चों? अमेरिका में दिया जाता है। तो ये थे जब इंग्लैंड के, तो इनको अमेरिका में प्राइज कैसे मिला? थोड़ा सा इस रहस्य को जानते हैं। कह रहा कि हु ऑन द पुलिट्जर प्राइज इन 1948। वे 1948 में पुलिट्जर प्राइज के विनर बने, विजेता बने। ठीक है, फॉर हिज कलेक्शन, वो अपने संग्रह के लिए द एज ऑफ एनेक्जिटी। उनकी एक पोम संग्रह थी, एक काव्य संग्रह था जिसका नाम था द एज ऑफ एनेक्जिटी, के लिए उनको पुलिट्जर प्राइज दिया गया। अब देखिए यहाँ पर 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया आपका। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि हु ओन द पुलिट्जर प्राइज, आपका आंसर होगा W.H. ऑडेन। दूसरा क्वेश्चन होगा कि व्हेन डिड W.H. ऑडेन विन द पुलिट्जर प्राइज। तो 1948 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से करा कि W.H. ऑडेन ऑन द पुलिट्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ... दे देगा द एज ऑफ एनेक्जिटी। आपका ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यही है, ज़्यादा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूसरा कुछ नहीं होता है, यही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सिर्फ आपको पहचानने नहीं आ रहा है, सिर्फ आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। आपको जितना पढ़ाया जा रहा है आप उतना बिल्कुल याद करो और फिर दूसरे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के पढ़ो, और तब देखना कि आप सब बना सकते हो। ठीक है, आगे कह रहा है कि वॉच, मतलब कि ये थे, क्या थे भाई? वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब होता है बहुमुखी। ध्यान रखना होगा बच्चों, वर्सटाइल मतलब क्या होता है? बहुमुखी। ठीक है, तो ये एक वर्सटाइल थे, याद रखना, ये एक बहुमुखी कवि थे। किस चीज़ के भाई? तो थोड़ा समझते हैं किस चीज़ के बहुमुखी कवि थे। तो बता रहा है एंड इंटेलेक्चुअली, और बौद्धिक रूप से। देखिए इंटेलेक्चुअली का मतलब होता है बौद्धिक रूप से। तो इंटेलेक्चुअली विगरस पोएट, ये तो वर्सटाइल थे ही, माने बहुमुखी कवि थे ही, साथ ही साथ बौद्धिक रूप से बड़ा ही सशक्त कवि थे। विगरस का मतलब होता है सशक्त, शक्तिशाली। ठीक है, सशक्त कवि थे, शक्तिशाली कवि थे। ठीक है, वर्स माने पोएट, वर्स का मतलब होता है काव्य लेखन, जिसको हम लोग कविता कहते हैं, वो थे। ड्रामेटिस्ट भी थे ये,
देखिए इनको वर्सटाइल क्यों कहा गया। वर्सटाइल का मतलब तो बहुमुखी, बहुमुखी का मतलब कि बहुत कुछ जानने वाले, यानी कि बहुत सारे विषयों में पारंगत जिसको बोलते हैं, ठीक है, उनको बहुमुखी कहा जाता है। तो कह रहा है कि वे एक वर्ष भी थे, काव्य लिखने वाले थे, काव्य खंड को भी लिखने वाले थे, उसके बाद ड्रामेटिस्ट भी थे, ड्रामा भी लिखने वाले थे, क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक भी थे, ट्रांसलेटर भी थे, एडिटर भी थे। एडिटर का मतलब होता है संपादक भी थे, ठीक है, एडिटर भी थे। अब देखिए इतना चीज से इनको नवाजा गया था, वर्ष से, ड्रामेटिस्ट से, क्रिटिक से, ट्रांसलेटर से और एडिटर से, इतने चीज़ों से इनको नवाजा गया, ठीक है। और यही कारण है कि ये वहाँ के विगरस और इंटेलेक्चुअली विगरस और वर्सटाइल कवि के रूप में माने जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको, वर्ड मीनिंग भी सारा चीज़ बता दूंगा आप लोग को, ठीक है। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। कह रहा है बाबू कि पोएट्री टू हिम वॉज अ सीरियस गेम। याद रखना बच्चों, कह रहा है कि पोएट्री टू हिम वॉज अ सीरियस गेम, यानी काव्य जो है या कविता जो है उनके लिए एक गंभीर खेल थी। सीरियस गेम का मतलब होता है गंभीर खेल। मेन रूप से उनको एक पोएट के रूप में माना गया था, ठीक है, और सब तो थे लेकिन मेन रूप से एक पोएट थे और पोएट्री करना उनके लिए एक सीरियस गेम था। विच शुड बी डिपेंड पीपल सेल्फ अवेयरनेस, जो कि होना चाहिए लोगों के, ध्यान देंगे लिखा है कि विच शुड डिपेंड पीपल सेल्फ अवेयरनेस, जो कि होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो, तो लोगों की आत्मचेतना की गहराई, माने कि ये कविताएं जो है, जो कविता जो होनी चाहिए, जो उनकी वक्त जो होनी चाहिए, वो लोगों के आत्मचेतना की गहराई को प्रकट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा है बट इट शुड बी इन नो केस डायरेक्टली इफेक्ट मेंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइसेस। कह रहा है कि जो इनकी कविता होनी चाहिए, कविता उनके लिए गंभीर तो खेल थी ही, जो लोगों की आत्मचेतना को गहराई प्रदान करने वाली होनी चाहिए, ठीक है। परंतु किसी भी प्रकार का, लिख रहा है किसी प्रकार से, नो केस, किसी भी प्रकार से, बट इट शुड बी नो केस, लेकिन यह चाहिए, नो केस, किसी भी प्रकार से, क्या नहीं होना चाहिए बाबू, किसी प्रकार से, तो किसी भी प्रकार से यह लोगों के राजनीतिक और धार्मिक चुनावों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाली नहीं होनी चाहिए। मैंने किसी प्रकार से डायरेक्टली इफेक्ट का मतलब है प्रत्यक्ष रूप से मेंस पॉलिटिकल, मैंने मानव के पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइसेस नहीं होनी चाहिए, यानी कि धार्मिक और राजनीतिक प्रभाव नहीं होना चाहिए। किसी के कविता लिखने का मकसद क्या होता है, देखिए कविता का सिंपल अर्थ मैं आपको समझा रहा हूं कि कविता लिखने का अर्थ होना चाहिए किसी को जगाने के लिए, अवेयरनेस, जागरूक बनाने के लिए। ये नहीं कि आपकी कविता से पॉलिटिक्स का बोध हो, धर्म का बोध हो, ये सब का बोध नहीं होना चाहिए, कवि ये बताना चाहता है, ठीक है। लेकिन क्या कीजिएगा, इनकी जो प्रारंभिक कविताएं थी, हिज अर्ली पोम्स एग्जिबिट हिज इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल अफेयर्स। लेकिन क्या कीजिएगा बच्चों, इनकी जो प्रारंभिक कविताएं जो थी वो राजनीतिक मुद्दों पर माने ज़्यादा रुझान पैदा करती थी, ज़्यादा मतलब कि राजनीतिक पहलुओं पर ज़्यादा बात किए थे अपने प्रारंभिक कविताओं में, ठीक है। यानी कि उनकी जो मतलब कि प्रारंभिक कविताएं हो एग्जिबिट्स प्रदर्शित करती थी हिज इंटरेस्ट, उनका रुचि या अभिरुचि इन पॉलिटिकल अफेयर्स, माने कि राजनीतिक कार्यों के तरफ उनकी अभिरुचि को प्रकट करती है उनकी जो प्रारंभिक कविताएं थी, ठीक है बच्चों। एंड आइडियाज, और उनकी आइडियाज भी, बट हिज लेटर पोम्स आर ओवरटली क्रिश्चियन एंड मोर पर्सनल इन टोन। लेकिन उनकी जो बाद वाली कविताएं हुई वो प्रत्यक्ष रूप से क्रिश्चियन एवं अधिक निजी स्वर वाली थी, क्रिश्चियन एवं अधिक निजी स्वर वाली थी। देखिए लिखा है क्रिश्चियनिटी को फिर धर्म से जोड़ने लगे अपने आप को, क्रिश्चियन एंड मोर इन पर्सनल टोन। और पर्सनल टोन का मतलब होता है बाबू कि बिल्कुल निजी स्वर, माने अपना स्वर को प्रकट करना। देखिए उनके पास बहुत अच्छा कला भी था, वर्ड क्वाइनिंग करने का, शब्द के निर्माण करना, बहुत अच्छे कवि थे, ठीक है। एज अ टेक्नीशियन ऑडेन एक्सप्लोर्ड अ वैरायटी ऑफ स्टेंजा फॉर्म्स एंड मेटर्स। कह रहा बाबू कि
ये एक तकनीशियन समझते हैं आप लोग ना, ये एक तकनीशियन की तरह ऑडेन दोहा छंद एवं विधाओं की काफ़ी विभिन्नता को प्रस्तुत करते हैं। यानी कि इनकी जो कविताएं थी उनमें दोहा, छंद, विधाओं की काफ़ी विभिन्नता प्रस्तुत करते थे। यानी कहने का मतलब कि इनकी जो कविता थी उसमें लिख रहा है बाबू कि ध्यान दीजिएगा यहाँ से थोड़ा सा, इनके कविताओं में टेक्नीशियन के तौर पर ये एक्सप्लोर करते थे वैरायटी ऑफ स्ट्रेंजा की वैरायटी को एक्सप्लोर करते थे, फॉर्म्स एंड मेटर्स, जो दोहा होता है फॉर्म्स, छंद मतलब मेटर्स होता है, इन सारे चीज़ों को भी वो क्या करते थे, एक्सप्लोर करते थे। ठीक है, कह रहा कि ही हैड अ पैशन फॉर वर्ड क्वाइनिंग, इनका जो है एक पैशन था, एक शौक था, या कह सकते हैं कि इनके अंदर एक कला थी। वो कैसी कला थी बाबू? तो वर्ड क्वाइनिंग करने की कला थी, शब्द निर्माण की कला थी। वर्ड क्वाइनिंग का मतलब होता है शब्द निर्माण। ठीक है, एंड यूजिंग आर्किक वर्ड्स, देखिए यहाँ पर पढ़िएगा आप लोग, आर्किक वर्ड्स लिखा हुआ है। आर्किक वर्ड्स के मतलब होते हैं पुराने शब्द। क्या होते हैं बच्चों? पुराने शब्द। यानी कि वे पुराने शब्दों के यूज करने के बाद वो वर्ड क्वाइनिंग की विद्या में भी निपुण थे। ठीक है, विच मेक्स हिम एट टाइम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और यही कारण था कि कभी कभी वे समझ पाने में बड़ा मुश्किलात पैदा कर देते थे। यानी कि लोग उनकी कविताओं को या उनको लोग समझ नहीं पाते थे। ठीक है, या उनको समझने में थोड़ी कठिनाई होती थी, कठिनाई आती थी। ठीक है, आगे कह रहा बाबू कि ही लेफ्ट इंग्लैंड एज अर्ली एज 1939 टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखिए ना, ऊपर की मैं आपको आंसर दे रहा हूँ कि 1948 में उनको पुलिट्जर प्राइज मिला था, जो कि मैं बताया हूँ बाबू कि पुलिट्जर प्राइज कहाँ दिया जाता है? अमेरिका में दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर खुलकर सामने आ गया कि 1939 ईस्वी में वे इंग्लैंड छोड़ दिए। ठीक है, और परमानेंटली जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हो गए? बस गए। ठीक है, ये तो बात आपको क्लियर समझ में आ गई। तो इसका मतलब कि 1948 में जो उनको अवार्ड मिला था, वो जाहिर सी बात है कि अवार्ड कहाँ का मिला था बाबू? अमेरिका में मिला था। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब आपका आंसर मिल गया। देखिए आपका ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे के बता रहा बाबू कि ऑर्डेंस वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेज। सही बात है, यानी कि कुछ कार्य जो है वो अमेरिका के लिए भी किए होंगे, या कुछ रचनाएं अमेरिका के लिए किए होंगे, और कुछ रचनाएं इंग्लैंड के लिए भी किए होंगे। इसीलिए ऑडेन के जो कार्य हैं, जो रचनाएं हैं, वो ब्रिटिश एवं अमेरिकन दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि द नोटेबल वर्क्स ऑफ द इंग्लिश फेजेज आर, माने कि इंग्लिश फेजेज में कौन कौन सा था? द ओरेटर्स है, द डांस ऑफ डेथ है, लुक स्ट्रेंजर है, स्पैन है, अनदर टाइम है। फिर कह रहा है कि द नोटेबल वर्क्स ऑफ द अमेरिकन फेज इंक्लूड न्यू ईयर लेटर है, फॉर द टाइम बिंग है, द एज ऑफ एनेक्जिटी है, एंड द शील्ड ऑफ आचिल्स है। द प्रेजेंट लिरिक, जो प्रेजेंट लिरिक है, जो वर्तमान लिरिक यहाँ पर लयबद्ध कर सकते हैं, या एक लयबद्ध कविता भी कर, लिरिकल सॉन्ग लयबद्ध होता है। ठीक है, तो जो प्रेजेंट जो लिरिक है, जो अभी जो गीत उनका जो गाया गया है, लिखा गया है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इनैक्ट्स प्रदर्शित करता है द फ्रस्ट्रेशन, माने हताशा को, फ्रस्ट्रेशन इसका तो वो हताशा को, इनहेरेंट का मतलब होता है जन्मजात, बिल्कुल खानदानी, इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। कह रहा कि आज जो है ये जो चैप्टर है वो प्रदर्शित करता है कि जन्मजात जो मानव लाइफ में जो हताशाएं हैं, जो मानव लाइफ में जो क्या कह सकते हैं एकाकीपन है, जो मतलब कि फ्रस्ट्रेशन है, उसको प्रेजेंट करता है। आज हर मानव जो है वो फ्रस्ट्रेट है। ये मानव जीवन की जो है वो फ्रस्ट्रेशन को प्रकट करता है कि मानव जीवन जो आज का हर मानव जो क्या है वो फ्रस्ट्रेट है। आज का हर मानव जो है जन्म से ही मतलब कि हताश है। ठीक है, तथा ये भी बता रहे हैं कि द करा कि एस्पिरेशंस
that are not fulfilled and the sense of loneliness in which every individual lives and dies। वो क्या और बताते हैं बाबू, बताते हैं कि द एस्पिरेशंस का मतलब होता है आकांक्षा, दैट आर नॉट फुलफिल्ड, जो मानव की आकांक्षा है, जो मानव की जो महत्वाकांक्षा है वो पूरी नहीं होती है, पूरा नहीं कर पाते हैं जीवन में, नॉट फुलफिल्ड, एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस, लोनलीनेस यानी कहने का मतलब अकेलापन, और जो अकेलापन के सेंस जो है, एकाकीपन की जो भावना है उसको प्रदर्शित करता है, इन विच एवरी इंडिविजुअल लाइफ एंड डाइज। देखिए पूरा का मतलब होता है बाबू कि मानव जीवन में जो उलझने हैं, यानी कि जो हताशाएं हैं, जो अभिलाषाएं हैं, जो पूर्ण नहीं होती है, तथा एकाकीपन की जो भावना है उसमें प्रत्येक व्यक्ति जीता और मरता है। ठीक है, एकाकीपन में माने प्रत्येक व्यक्ति जो है आज अकेला है, आज व्यक्ति के जीवन में कोई होप दिखाई नहीं दे रहा है, जो मानव सोचता है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, इसी चीज को प्रदर्शित करता है यह कविता। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन आपको हो सकता है कि क्या प्रकट करता है, इनैक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप राइटर के बारे में समझे। ठीक है, राइटर के बाद आप थोड़ा कविता को देखते हैं। आइए इधर कविता है, पढ़ के थोड़ा समझते हैं। ठीक है, ये है आपका कविता। ठीक है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है, आइए थोड़ा समझते हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कविता का अर्थ क्या होगा। ठीक है, करा बाबू कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसको थोड़ा सा पढ़ने का एक अपना लय आप लोग बरकरार लीजिए, क्योंकि एक लिरिक है। ठीक है, तो लिरिक है तो जरूर कहीं ना कहीं लय से संबंधित है। ठीक है बाबू, जैसे कह रहा है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गॉन एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन। देख रहे हैं ना, ऐसे इसको स्टाइल से पढ़िएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, आप लोग को पढ़ने आएगा। ठीक है, करके नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, यहां पर क्या बता रहा है कवि, कह रहा है कि नाउ मतलब अब, द लिव्स का मतलब होता है पत्ते, फॉलिंग फास्ट मतलब तेजी से झड़ रहे हैं, कह रहा कि अब वो पत्ते जो हैं वो तेजी से क्या हो रहे हैं, झड़ रहे हैं या गिर रहे हैं। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, और जो नर्सेस फ्लावर्स है, नर्सेस फ्लावर्स का मतलब यहां पर होगा बच्चों कि जो सपोर्टिव ट्री है, देखिए सपोर्टिव ट्रीज को बोलते हैं, यानी कहने का मतलब कि वैसे छोटे बड़े वृक्ष जो छोटे छोटे वृक्ष की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, उसी को हम कहते हैं सपोर्टिव ट्री, जिसके अंडर में बहुत छोटे छोटे जो पौधे हैं वो उगते हैं, निकलते हैं। ठीक है, वही कहता है कि नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, जो नर्सेस फ्लावर्स हैं वो भी लास्ट नहीं करेंगे, वो भी समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गॉन, और जो नर्सेस है, जो रक्षा करने वाले लोग जो हैं, जो सेवा करने वाले लोग जो हैं, जो समाज के प्रोटेक्टर हैं, वो प्रोटेक्टर कहां जा रहे हैं, ग्रेप्स आर गॉन, बिल्कुल कब्र में जा रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब कि वो कब्र में चले गए हैं। मेरा कहने का यहाँ पर बिल्कुल स्पष्टता अर्थ ये है बाबू कि यहाँ पर कवि जो है वो पत्तों के गिरने से मृत्यु के मौत को बता रहा है कि मृत्यु कैसे जो है वो मानव के करीब आ रही है, कैसे मानव जो है वो परेशान हो रहा है, कैसे मानव जो है अकेलेपन की जिंदगी को स्थापित कर रहा है, कैसे मानव जो है अपने जीवन में हताश हो रहा है, इस चीज को वर्णन कर रहा है। ठीक है, वही कह रहा है कि जो पत्ते हैं वो तेजी से झड़ रहे हैं, नर्सेस जो फ्लावर्स हैं अब वो नहीं टिकेंगे, जो सपोर्टिव ट्री हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, और जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो सेवा करने वाले लोग जो है, नर्सेस जो हैं वो अब कब्र में चले गए हैं। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, एंड प्रैम्स का मतलब होता है चार पहिए वाली बच्चा गाड़ी, चार पहियों वाली जो बच्चा गाड़ी होता है वो गो रोलिंग ऑन, यूं ही लुढ़क रहा है, उस पर बैठने वाला कोई नहीं है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है, वो बिल्कुल अपने मन से क्या हो रहा है, यूं ही लुढ़क रहा है, उसका भी कोई आइडेंटिटी, कोई पहचान नहीं बचा हुआ है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कह रहा है थोड़ा अच्छा समझिएगा, विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट, प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज।
क्या बात है, थोड़ा समझिएगा बढ़िया से कि विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीच। देखिए इसका मतलब क्या होता है बच्चों, कह रहा है कि विस्परिंग नेबर्स, जो विस्परिंग नेबर्स है, विस्परिंग नेबर्स का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ डेथ, मृत्यु के यमदूत। कह रहा है कि जो विस्परिंग नेबर्स है वो लेफ्ट एंड राइट, जो विस्परिंग नेबर्स है वो लेफ्ट एंड राइट, चारों तरफ बाएं दाएं इधर उधर मंडरा रहे हैं। जो मृत्यु के यमदूत हैं वो हमारे बाएं दाएं इधर उधर मंडरा रहे हैं। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, हमसे हमारी वास्तविक खुशियों को छीनने के लिए, मैंने हमारी जो वास्तविक खुशियां हैं, जो हमारे अंदर जो थोड़ी बहुत खुशी है, उसको छीनने के लिए मृत्यु का यमदूत जो है वो चारों तरफ क्या हो रहा है, भटक रहा है। कहा कि किसी के लाश पर फूलों की कली पड़ी होती है तो किसी की लाश बिन कफन की पड़ी होती है। ऐ इंसान जरा संभल के चलना, जिंदगी की हर मोड़ पर एक मौत खड़ी होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि मौत आपके चारों तरफ है, सिर्फ हम थोड़े बहुत इधर उधर करके बच के निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि मृत्यु के वैसे यमदूत जो हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, जो हमारे वास्तविक खुशियों क्या करना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं। ठीक है, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, एंड द एक्टिव हैंड्स, और जो एक्टिव हैंड्स है, देखिए एक्टिव हैंड्स का मतलब होता है बाबू सक्रिय लोग, समझना होगा थोड़ा सा। एक्टिव हैंड्स का मतलब यहां पर होगा बाबू जो सक्रिय लोग हैं वो बिल्कुल क्या हो चुके हैं, जो सक्रिय लोग हैं वो बिल्कुल, सक्रिय लोग का मतलब कि जो कुछ चालू पुर्जा लोग हैं, जो कुछ समाज के लिए करने वाले लोग हैं, वो लोग भी बिल्कुल क्या हो चुके हैं, सेप मस्ट फ्रीज, फ्रीज बन जाएंगे, जम जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब जो आज एक्टिव हैंड्स हैं, जो आज सक्रिय लोग हैं, कल वो फ्रिज बन जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, जम जाएंगे, वो भी काम करने लायक नहीं बचेंगे। ठीक है, लोनली ऑन द सेपरेट नीच, और बिल्कुल लोनली हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे और वो घुटनों के बल हो जाएंगे। सेपरेट नीच का मतलब होता है बाबू अलग जुदा होना या अलग हो जाना और घुटनों के बल हो जाना, यानी कि उनका भी कल कोई चारा चलने वाला नहीं है। आज जो जवान हैं कल बूढ़ा होकर के मर जाएंगे, आज जो एक्टिव हैंड्स हैं वो कल समाप्त हो जाएंगे, इसलिए किसी को नहीं रहना है। यहाँ पर मृत्यु के चक्र को समझाया गया है, इस कविता में बताया गया है कि कोई यहाँ पर आकर के जिंदा रहने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बता रहा है बाबू कि कह रहा है कि डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, यहां पर क्या समझा रहा है बाबू कि डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक। अब समझिएगा कि इसका मतलब क्या होता है बाबू कि डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक आर्म्स रेज स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। अब यहां पर रिप्रूव लव ध्यान देना होगा, बैक ट्रैक ध्यान देना होगा। ठीक है, वही कह रहा है बच्चों कि यहां जो डेड है, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, कह रहा है कि हमारी राह में जो लकड़ी के ताबूत हैं, देखिए यहाँ पर डेड का मतलब मृत्यु होता है, हंड्रेड मतलब सैकड़ों होता है, एट द बैक मैंने पीछे, फॉलो मैंने अनुसरण करते हुए, वुडन का मतलब लकड़ी की ताबूत, इन आवर ट्रैक का मतलब हमारे रास्ते में। कह रहा कि हमारी राह पर लकड़ी की जो ताबूतों का पीछा करती हुई सैकड़ों मौतें देखी जा सकती है, सैकड़ों मौतें देखी जा सकती है। देखिए अगर तुमको अपने आप पर घमंड है तब कब्रिस्तान में जाकर के देखो, सैकड़ों मौतें लकड़ी की ताबूत में तुम्हारा इंतजार कर रही है कि नहीं। यानी कहने का देखिए डरा नहीं रहा हूं मैं आपको, मैं समझा रहा हूं कि जीवन की सच्चाई क्या है। कब्र पे लिखा हुआ था एक बहुत ही सुंदर लाइन की, तेरी मंजिल तो यही थी, जिंदगी गुजर गई आते आते। कितना डर सा लगता है कि सबको वहां जाना है। वही कहता तो फिर घमंड किस बात का बच्चों, हम घमंड करते हैं कि हम ये हैं वो हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ नहीं हो तुम, सिर्फ एक छोटा सा जीव हो जो धरती पर पैदा लिए हो और तुम्हें एक्शन करना है। ये सोचना गलत है कि हमारे बिना दुनिया नहीं चल सकती है, हम हैं तो दुनिया चल रही है। अगर ये घमंड है तो देख लो, डेड इन हंड्रेड एट द बैक, सैकड़ों लोग मरे पड़े हुए हैं
सैकड़ों लोग मरे पड़े हुए हैं, ठीक है। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, वो कह रहा है कि लकड़ी की ताबूतों का पीछा करती हुई, फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, वो वुडन जो हैं जो लकड़ी की ताबूतों में बंद हैं वो हमारी पीछा कर रहे हैं, हमको चेतावनी दे रहे हैं। क्या चेतावनी दे रहे हैं बाबू? आर्म्स रेज्ड, करा कि वो अपने हाथों और अंगुलियों को उठा करके, आर्म्स रेज्ड का मतलब अपने अंगुलियों को उठा करके, स्ट्रिफली, स्ट्रिफली का मतलब होता है बिल्कुल सख्ती से। यहाँ पर बाबू स्ट्रिफली का जो मतलब होगा बिल्कुल सख्ती या दुख से कह सकते हैं। स्ट्रिफली दुख से, बिल्कुल दुखित होकर के अपने आप को, अपने हाथों को उठा करके, टू रिप्रूव, और रिप्रूव का मतलब होता है बाबू गलत साबित करना। रिप्रूव का मतलब होता है बाबू मतलब कि हमें बताना उस चीज को, गलत तरीके, गलत जो तरीका हम लोग कर रहे हैं, जो गलत तरीका अपना रहे हैं, किस चीज का भाई? इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, बनावटी प्रेम का जो सोच है उसका विरोध कर रहे हैं। आज का मानव जो क्या है वो बनावटी प्रेम कर रहा है। आज के मानव का प्रेम जो है उसमें हर जगह पर लस्ट दिखाई दे रहा है, हर जगह पर डिसऑनेस्टी दिखाई दे रहा है, हर जगह पर उसमें एक अलग तरह का लालचीपन दिखाई दे रहा है। आज का मानव स्वतंत्र प्रेम करने वाला नहीं है। प्रेम जहां वो कर रहा है तो सोच लीजिए कि उसके पीछे कोई ना कोई लालच, कोई ना कोई रीजन है। आज का प्रेम समर्पण वाला नहीं है। तो वही कह रहा है कि आज जो हम प्रेम का झूठा ताना बाना जो बना के रखे हैं, जो बनावटी प्रेम की सोच जो हम रखे हैं, उसका विरोध करते हुए वो अपने हाथों को उठा करके, अंगुलियों को उठा करके, और हमें क्या कर रहे हैं? हमारा विरोध कर रहे हैं। कौन? हमारे पूर्वज जो मर चुके हैं। देखिए हम लोग गांधी के देश के हैं, बुद्ध के देश के हैं, चंद्रशेखर के देश के हैं, राजा हरिश्चंद्र के देश के हैं। वो क्या हमें आज समझा रहे हैं? क्या वो कर सकते हैं? यही ना कह रहे हैं कि झूठ मत बोलो, सच का सामना करो। गांधी जी ने कहा था, कह रहा कि हमेशा सत्य वचन बोलो, हमेशा सत्यवादी बनो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा अपने देश के लिए मर मिटो, अपने देश के लिए ईमानदारी से जियो। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह ने कहा अहिंसा के रास्तों को अपनाओ, महात्मा बुद्ध ने कहा। वो हमारे पूर्वज हैं और हमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समझा रहे हैं अपने इशारे से। हम उसी देश के हैं और गलत कारनामे कर रहे हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, जो आज प्रेम का जो झूठा ताना बना के जो रखा गया है, जो एटीट्यूड सोच बना के रखी गई है, उसी का विरोध करता हुआ हमारा पूर्वज अपने हाथों और अपने अंगुलियों को उठा देते हैं और कह रहे हैं, चित्कार रहे हैं, ऐ मानव, ऐ इंसान, तू गलत कर रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है बता रहा है बाबू आपको। नेक्स्ट कह रहा है, ध्यान देंगे यहाँ पे, नेक्स्ट कह रहा है कि स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम। देखिए क्या कह रहा है आप, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। कह रहा है कि स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, स्टार्विंग का मतलब होता है भूखे दरिंदे कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। जो भूखे दरिंदे लोग जो हैं, स्टार्विंग याद रखेंगे। कह रहा वो कि स्टार्विंग जो लोग हैं, जो भूखे लोग जो हैं, थ्रू द लीफलेस वुड, पत्ती विहीन जंगलों के थ्रू माने से होकर गुजर रहे हैं। यानी कि स्टार्विंग जो लोग हैं, जो भूखे दरिंदे जो लोग हैं, वो भोजन की तलाश में पत्ती विहीन जंगलों में घूम रहे हैं। और उसी में एक नाम दिया है बाबू, ट्रॉल्स। ट्रॉल्स का मतलब होता है ये एक क्रूप प्राणी हैं जो स्कैंडिनेविया के माइथोलॉजी में पाए जाते हैं। माने कि स्कैंडिनेविया के दंतक कथाओं के ये एक क्रूप प्राणी हैं, एक प्रकार का दुष्ट, क्रूर या क्रूप प्राणी कह सकते हैं, जो स्कैंडिनेविया के दंतक कथा यानी कि जो परियों की कथा या कह सकते पुरानी कथा जो होती है, उस कथाओं के एक जीव हैं, ठीक है। वही कहता है कि ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, और जो ट्रॉल्स हैं, जो वहाँ ट्रॉल्स की बात कर रहा है, जो वो जो
जीव हैं वो रन दौड़ रहे हैं स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, अपने भोजन की तलाश में। अपने भोजन की तलाश का मतलब अब क्या कि कौन से लोगों के पास क्या है उसको छीन लिया जाए, कौन से लोग कैसे रह रहे हैं उसको बर्बाद कर दिया जाए। वो भी भूखे दरिंदे लोग जो हैं वो जंगलों में विहीन भटक रहे हैं। उसी प्रकार से आज मानव जो है हताश होकर के चारों तरफ भटक रही है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जिस प्रकार से ट्रॉल्स जो है वो अपने भोजन की खोज में पत्ती विहीन जंगलों में भूखे भटक रहे हैं, इन द सेम वे मानव भी उसी तरीके से इन्हीं सब चीज़ों की खोज में भटक रहा है। ठीक है, कह रहा कि एंड द नाइटिंगेल इज डम, और जिस नाइटिंगेल की बात करते हैं, जो कोयल की बात करते हैं, जो नाइटिंगेल का मतलब बुलबुल होता है ना बच्चों, जो बुलबुल की बात करते हैं बिल्कुल डम है, बिल्कुल चुप है। यहाँ पर नाइटिंगेल का मतलब नाइटिंगेल नहीं है बच्चों, यहाँ पर नाइटिंगेल का मतलब है सिंपल पर्सन, जेंटलमैन, जो आम लोग हैं, जो आम जनता है। ट्रॉल्स का मतलब यहाँ पे जो आज के दरिंदे लोग जो हैं, हैवानियत करने वाले जो लोग हैं, जो लोगों को लूटने वाले जो लोग हैं, उनके बारे में ट्रॉल्स की उपाधि दी गई है। और जो नाइटिंगेल की उपाधि दी गई है, नाइटिंगेल जो बात है वो आया है सज्जन व्यक्तियों के लिए। जो आज के सज्जन व्यक्ति हैं इस डम, बिल्कुल चुप हो गए हैं, उनको कोई बोलने का औकात नहीं है, बिल्कुल इतने चुप हो गए हैं कि मानो कि वो किसी के भरोसे बैठ गए हैं। मत बैठ, किसी के भरोसे कोई आने वाला नहीं है, तो खुद कर अपना काम, कोई बनाने वाला नहीं है। बात को समझो यारो, तुमको यूं ही नहीं बैठना है, कोई आने वाला नहीं है, अपना काम तुम्हें खुद करना है, तुम्हारा काम कोई बनाने वाला नहीं है। तो ही कहता है एंड द नाइटिंगेल इज डम, और जो सज्जन व्यक्ति हैं वो बिल्कुल गूंगे तरह के हो गए हैं, चुप हो गए हैं। एंड द एंजल विल नॉट कम, और जो एंजल है, जो देवदूत हैं, जो फरिश्ते हैं, अरे यार अब वो आने वाले नहीं है। ये सतयुग नहीं है, ये द्वापर युग नहीं है। समझा रहा है कवि, लिख रहा है कलयुग है ये। और यहाँ पे आपके गुनाहों, जो गुनाहें लोग कर रहे हैं उसका सजा देने वाला कोई भगवान आने वाला नहीं है, उसको सजा आप ही दे सकते हैं। बात को समझिएगा थोड़ा सा। कवि बताना चाहता है कि जो मानव भगवान के भरोसे बैठे हैं कि भगवान आएंगे, मेरी मदद करेंगे, एक ना एक दिन दुष्टों का नाश होगा, तो बात खत्म है। वो कोई फरिश्ता, कोई देवदूत आपको बचाने आने वाले नहीं हैं। ओए मेरे देश की महिलाओं, ऐ मेरे देश की लड़कियों, ये देख करके चुप मत रहो कि तुम्हें कोई बचाने आने वाला है, नहीं। अपने हाथों में खुद खंजर उठाओ, अपना रक्षा तुम्हें अब खुद करना है, लोगों के भरोसे नहीं बैठना है। क्योंकि जो जिस पर तुम भरोसा कर रहे हो को मेरी रक्षा करेगा, कहीं ना कहीं वो भी तुम्हारे इज्जत लूटने के चक्कर में बैठा हुआ है। देखो बच्चों, मैं यहाँ पर समझाना क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हें हताश होकर के भगवान के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। जो हताश लोग पड़े पड़े हैं उनको मैं समझाना चाहता हूँ कि तुम्हें अपने हाथों में खंजर खुद उठाने हैं, अपना रक्षा स्वयं खुद करना है। मैं यहाँ पर खंजर उठाकर किसी के मर्डर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, सेल्फ प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूँ, अपने रक्षा की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए आपको जो करना पड़े। आप ये डिपेंड रहिएगा कि आपकी रक्षा करने के लिए कोई और आएगा, ये कतई संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि यह भी क्लियर हो गया। आगे कह रहा है कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड। देखिए कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, ठंडा असंभव वातावरण जो है आगे जो मिल रहा है। लिस्ट ऑफ माउंटेन्स लवली हेड, तथा जो पर्वतों की ऊंची चोटियां, लिस्ट ऑफ माउंटेन्स लवली हेड, जो चोटियां हैं, चोटियां जिनसे वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, जिनसे जो मतलब कि सफ़ेद पानी के झरने बहता है, एकदम बिल्कुल बहता है। ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, यात्रियों को उनके आखिरी समय में सुकून पहुंचाते हैं। आगे थोड़ा समझ लेते हैं। कह रहा है कि जो यात्री ट्रैवलर्स अपने लास्ट डिस्ट्रेस में हैं, अपने अंतिम यात्रा में, यहाँ पर लास्ट डिस्ट्रेस का मतलब होता है डेथ, मृत्यु, अंतिम यात्रा पर हैं, उनको वाइट वाटरफॉल्स जो हैं, जो श्वेत जलप्रपात जो हैं, कुड ब्लेस, आशीर्वादित करते हैं या सुकून पहुंचाते हैं। लिस्ट ऑफ माउंटेन्स लवली हेड, जो
पर्वतों की ऊंची चोटियां हैं वो जो क्या हैं, ठंडे हैं, लेकिन असंभव आगे की ओर दिखाई दे रहे हैं। माने आगे वो चोटियां जो है असंभव, ठंडा तो है बट असंभव दिखाई दे रहा है। उन पर्वत की चोटियों से जो व्हाइट वाटरफॉल है वो लास्ट स्ट्रेस में करने मतलब अंतिम यात्रा करने वाले जो लोग हैं उनको सुकून पहुंचाती है। ठीक है, इस तरह से आपको लाइन वाइज मैंने अर्थ बता दिया। अब आप इससे कोई भी काम कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चूज कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर भी आप बना सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा आप वर्ड मीनिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, वर्ड मीनिंग मैं आपको बता देना चाहता हूं इसके। देखिए यहां पर आपका वर्ड मीनिंग है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा देखिए, ये है आपका वर्ड मीनिंग। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम को कम करता हूँ। हाँ, अब आपको दिखाई देगा, दिखाई दे रहा होगा। देखिए देखिए यहाँ तक सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ध्यान से, दिख रहे हैं ना, यहाँ से ले लीजिए। चलिए आप यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट बाय W.H. ऑडेन, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट। ठीक है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, आई होप। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या कीजिए कि इसके जो पोएम है उसका आप लोग लीजिए, कि ये पोएम आपका हो गया, इसका ले लीजिए। ठीक है, चलिए हो गया है ना। फॉलिंग मतलब गिर रहा है, नर्सेस फ्लावर, छोटे छोटे जो पौधे हैं वो सब देखिए, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका थोड़ा सा यहाँ पे है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये दिखाई दे रहा है। रोलिंग से लेकर के और लास्ट डिस्ट्रेस तक आप लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए। ठीक है, और इसको आप लोग याद कर लीजिए कंप्लीट। फिर जो हम नेक्स्ट वीडियो आपको बनाएंगे उसमें आपको समरी को डील कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन को डील कर देंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर को डील कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है।